हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग साइंस में देखिए जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके घटक, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैव विकास को देखा, लेमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, इसको देखा। उसके बाद डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, इसमें क्या चीज जानी, देखिए इन्होंने क्या बताया कि जीवधारियों के परिस्थितियों के अनुकूल बनने में उनके शरीर परिवर्तन हो जाते हैं, जिसे विकास कहते हैं। डार्विन ने विकास के कारण भी बताए। उन्होंने देखिए अधिक संतान उत्पत्ति बताई, जीवन संघर्ष बताया, विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता बताया। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना। और देखिए इनके बारे में भी जाना, लेमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो उनके पूर्वज होते हैं उनके अनुसार वो लोग होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे लेमार्क ने उपार्जित गुणों की वंशानुगति का सिद्धांत बताया। इसमें क्या इन्होंने बताया कि जब कोई, जैसे कि मान लीजिए किसी को अनुकूलन की आवश्यकता, जैसे कि किसी को कोई चीज नहीं प्राप्त हो पा रही है तो वो क्या करते हैं, उसको प्राप्त करने की सोचते हैं। क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था और सांप का एग्जाम्पल दिया था, तो हम लोगों ने भी इसी एग्जाम्पल को पढ़ा है। तो जिराफ को क्या था, पत्तियां नहीं मिल रही थी, यानी जमीन पे भोजन नहीं मिल रहा था। अब वो क्या थे, भूखे थे, लेकिन उन्हें भोजन तो चाहिए था, क्योंकि जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब उसे नहीं प्राप्त हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, यानी जो जिराफ थे तो उन लोगों ने क्या किया, अगली टांगों को उठाया और सिर को ऊपर उचका के जो पत्तियां थी ऊंचे पेड़ में लगी हुई उनको प्राप्त किया। इससे उनको जीवन प्राप्त हुआ। तो इन्होंने ये चीज बताई कि जब हम संघर्ष करते हैं, जब हम उसके अनुकूल रहते हैं तो हम जीवन जीना सीख लेते हैं। और इन्होंने ये चीज भी बताई कि वो जो परिवर्तन हो जाता है, जैसे जिराफ ने क्या किया कि सिर को ऊपर उठाया और अगली टांगों को ऊपर उठाया, तो जब अगले जो पीढ़ियों ने जन्म लिया, यानी एक पीढ़ी में ऐसा नहीं होता है कि एक ही पीढ़ी में फर्क दिख गया, दसियों पीढ़ियों के बाद, हजारों पीढ़ियों के बाद फर्क दिखता है। तो फिर क्या हुआ, पहले जो गर्दन छोटी थी, पैर छोटे कद के थे, फिर वो पैर, जो आगे के पैर है वो ऊपर ऊंचे उठ गए और गर्दन भी ऊंची उठी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो उनके पूर्वज थे उनकी गर्दन छोटी थी, लेकिन बाद में जब जन्म हुआ तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें बदलाव होता गया। इसी तरह सांप के बारे में भी बताया कि पहले सांप में पैर थे, लेकिन वो झाड़ियों में जाता था, बिल में घुसता था, तो उसके वो पैर किसी के काम के नहीं थे। तो क्या हुआ, वो दबते गए, फिर एक टाइम आया, दसियों 100 पीढ़ियों के बाद उनके पैर गायब हो गए। अब क्या है, अब सांप में पैर नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने ये चीज बताई। हालांकि बीच में जो थे उन्होंने इनका खंडन भी किया। इन्होंने बताया कि क्या उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, जो 22 पीढ़ियों तक इन्होंने नवजात जो चूहे थे उनकी पूंछों को काट दिया, और उसके बाद जब जन्म हुआ चूहे का, तो पूंछ तो मतलब ना होना तो बहुत बड़ी बात है, उनकी छोटी भी पूंछ नहीं हुई। तो इस तरह से इन्होंने इनका खंडन भी किया। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने डिटेल में जाना। आज हम लोग क्या जानेंगे, उत्परिवर्तनवाद, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो डच वनस्पति शास्त्री डी ब्रेज 1884 से 1935 में एक बार अचानक ही देखा कि एक जाति के पौधे इवनिंग प्राइमरोज में कुछ भिन्न लक्षण वाले पौधे भी हैं। उन्होंने देखा कि मूल पौधों में 14 गुणसूत्र होते हैं, जबकि उसी के समान दिखने वाले पौधों में 14 गुणसूत्र होते हैं। जबकि क्या होता है, उसी समान दिखने वाले पौधे कुछ भिन्न लक्षण वाले होते हैं। उनमें किसी में 15 गुणसूत्र, किसी में 16, किसी में 20, किसी में 24, किसी में 28, किसी में 30, इस तरह से गुणसूत्र वाले पौधे भी मिले। अब देखिए, इस अवलोकन के आधार पर इन्होंने जैव विकास एवं नई स्पीशीज की उत्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अब हम इनको देख लेते हैं। समजात अंग, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, समजात अंग पढ़ते हैं। तो समजात अंग किन्हें कहते हैं, वे अंग जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं, लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं। मतलब रचना में तो समान है, क्योंकि समजात यानी समान, तो रचना में कैसे हैं, तो समान है, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। इनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होता है। ऐसे अंगों को समजात अंग
कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं समजात अंगों के उदाहरण, जैसे मनुष्य का हाथ और कुत्ते का हाथ, मनुष्य के हाथ और गाय के अग्रपाद, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये समजात अंगों के उदाहरण हो जाते हैं। तो समजात अंग आपको समझ में आ गया होगा कि होते तो समान है लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं, ये चीज होती है। उसके बाद समरूप अंग, तो समरूप अंग किसे कहते हैं, जीवों के शरीर के वे अंग जो उत्पत्ति और रचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्यों में समान होते हैं। अब देखिए समरूप का क्या है कि दिखने में तो वो भिन्न लग रहे हैं लेकिन जब कार्य करते हैं तो वो समान करते हैं, तो समरूप अंग कहलाते हैं। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए समजात क्या है समान, देखिए समान है लेकिन कार्य अलग है। समरूप क्या है, समान नहीं है लेकिन कार्य एक जैसे हैं, है ना, तो ये चीज हो जाती है। अब जैसे कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख इस तरह से हो जाते हैं। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जीवाश्म, और भी थोड़ा सा समझ लें अगर, तो समजात अंगों के उदाहरण, या इसको वैसे इतना हो गया, ठीक है, आप लोग समझ लेंगे अच्छे से। जीवाश्म विज्ञान को समझ लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, वह क्षेत्र जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। आदिकाल या वर्तमान से लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जीव जंतु पौधे जमीन या चट्टानों के नीचे दबे हुए हैं उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है ना, क्या था कि जैसे भूचाल आया और बस्तियां खत्म हो गई, तूफान आया, आंधी आई, इस तरह से क्या हुआ, खत्म हुई ना, बस्तियां खत्म हुई, लोग खत्म हुए और उसके बाद दबते चले गए। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि हिस्ट्री में तो आप लोगों ने सभी ने हिस्ट्री पढ़ी है ना, स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो क्या हुआ है कि जब खुदाई होती है तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब निकले ना, खुदाई में निकले। तो ये कैसे हुए, ये भाई निकले, ऐसा तो नहीं था कि ये वहां पे बसे हुए थे, ये बसे हुए थे। जैसे हम लोग जी रहे हैं, हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, इस तरीके से वो लोग भी जीवन यापन कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनको किसी ने ऐसे कर दिया, वो लोग जैसे हम लोग जी रहे हैं इसी तरीके से जी रहे थे। उसके बाद ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई जिससे पूरे शहर नष्ट हो गए और वो इसी में दब गए। उसके बाद जब खुदाई हुई तब प्राप्त हुआ कि यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, ये धार्मिक थे या धार्मिक नहीं थे, ये किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा नहीं करते थे, ये सब चीज़ें खैर हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ी। बाकी हम लोगों को हिस्ट्री में नहीं जाना है, हम लोगों को साइंस ही में रहना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो क्षेत्र जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। और आदिकाल या वर्तमान से लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जीव जंतु पौधे जमीन या चट्टानों के नीचे दबे हुए हैं उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। अब जीवाश्म देखिए किसको कहा जाता है, जो उसके नीचे दबे हुए हैं। और आपको ये भी पता है जो पेट्रोल हो जाता है, डीजल हो जाता है, वो कहाँ से सब प्राप्त होता है, तो जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो दबे हुए हैं और उन्हीं से तो ये सब बनता है। और जो ये आपकी मार्बल्स हो जाती है, सब चीज़ें समुद्र में ये जीव जंतु दबे हुए हैं उनसे फिर एकत्रित होता जाता है। वो सब चीज़ें जब इकट्ठा हो जाती हैं फिर उनसे ये सब चीज़ें प्राप्त होती है, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें प्राप्त होती है वो सब भूमि के गर्भ से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जीवाश्म विज्ञान हो जाता है। हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं तो खैर विज्ञान ही पढ़ लें। जीवों के अवशेषी अंग, इसमें क्या है, जीव जंतुओं या प्राणियों के शरीर में कुछ अंग पाए जाते हैं जिनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, फिर भी उनकी उत्पत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी होती चली आ रही है। इस प्रकार के अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवशेषी अंगों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जीव जंतु और प्राणियों के शरीर में कुछ अंग ऐसे पाए जाते हैं जिनका कोई विशेष कार्य तो नहीं होता है लेकिन वो हमेशा से आते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो रहते हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं है। तो कौन से हो जाते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो अवशेषी अंग होते हैं तो कौन से हैं, मनुष्य में अवशेषी अंग, अन्य जंतुओं में अवशेषी अंग, पादपों में अवशेषी अंग, ये आपके हो जाते हैं। इसमें देख लेते हैं मनुष्य में अवशेषी अंग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो त्वचा के जो बाल हैं, अब इनका कोई काम तो है नहीं लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। अक्ल दाढ़, ये अक्ल दाढ़ तो लास्ट ही में निकलती, कहते नहीं कि इतने बड़े हो गए अभी तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली, तो अक्ल दाढ़ बाद ही में निकलती है जब सारा पूरा जीवन जी लिया जाता है ना।
पुच्छ कशोरिकाएं, निमेशक पटल, कृमि रूप परिशेषिका। तो आप लोग ये याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन में पूछ ले जाते हैं। अगर एक ऑप्शन इसमें का दिए हैं, 4 ऑप्शन आपके अलग से दिए हैं, अब आपको पूछना है मनुष्य के अवशेषीय अंग कौन से हैं। तो त्वचा के बाल, अगर हो जाता है अक्ल दाढ़ आ जाए तो यहाँ पे हो सकता है, अति लघु में आ जाए कि भाई नाम लिखिए तो पता नहीं, हो सकता क्वेश्चन में 5 का नाम आ जाए, तो यानी आपको ये लिखने रहेंगे। तो इस तरह से आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा इसको, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अन्य जंतुओं के अवशेषीय अंग, अब वेल का अग्रपाद, किसका, तो वेल का अग्रपाद, घोड़े के पैरों की स्प्लिस्ट अस्थियां, जिन पक्षियों का शरीर भारी था उन्होंने उड़ने के बजाय दौड़ने की आदत बना ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज हो जाता है। जैसे देखिए शुतुरमुर्ग, कीवी, शुतुरमुर्ग देखिए शरीर क्या था, भारी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जिंदगी तो जीनी है। वो अपने को कहाँ पे ढाल लेते हैं, जैसे अनुकूलन जैसा होता है, वातावरण ऐसा होता है, अपने आप को मनुष्य हो चाहे जंतु वो ढाल ही लेता है। तो क्या हुआ, जिन पक्षियों का शरीर भारी था उन्होंने क्या किया, उड़ने के बजाय दौड़ने की आदत बना ली। अब भारी थे तो वो उड़ तो नहीं सकते थे, इसलिए दौड़ने की आदत बना ली। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज उत्परिवर्तन का सिद्धांत पढ़ा। इसको किसने दिया ये भी देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डी ब्रीज ने दिया, और इन्होंने देखिए क्या बताया कि भिन्न लक्षण वाले पौधे उसी जाति के पौधे में कुछ गुणसूत्र, जैसे किसी में देखा कि समजात दिखने वाले पौधों में 14 गुणसूत्र होते हैं, जबकि उसी के समान दिखने वाले पौधों में किसी में 15 होते, किसी में 20, किसी में 24, किसी में 28, इस तरह से गुणसूत्र वाले पौधे भी मिल जाते हैं। फिर हम लोगों ने समजात अंग पढ़ा। समजात अंग मतलब वो अंग जिनकी मूल रचना उद्भव के समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। देखिए ऐसे समझिएगा समजात अंग कि रचना तो समान है लेकिन कार्य अलग है, समान दिख तो रहे हैं लेकिन कार्य उनका एक नहीं है। और समरूप अंग समान नहीं भी दिख रहे हैं लेकिन कार्य समरूप है, एक जैसा है ना। फिर उसके बाद जीवाश्म विज्ञान पढ़ा, जीवों के अवशेषीय अंगों को पढ़ा, और उसके बाद मनुष्य में अवशेषीय अंग और अन्य जंतुओं के अवशेषीय अंग, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। क्योंकि देखिए जितना इंपॉर्टेंट था मैंने उतना आप लोगों को बता दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। और देखिए आपका हो जाता है, अभी आप लोगों का क्या चीज बच जाता है इस पार्ट में, तो आपका इस पार्ट में आपका हो जाता है, देखिए आपका भौगोलिकता के प्रमाण और ये सब चीजें हो जाती हैं। और इसमें आपका पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, यानी इसका अर्थ, पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ, इसको पढ़ेंगे, इसके घटकों को पढ़ेंगे। हो सकता है कि एक पार्ट में इतना कवर ना हो पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पढ़ लेंगे, इसका अर्थ जान लेंगे क्या होता है। क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि साथ में क्वेश्चंस लेकर चलेंगे, जिससे आप लोगों को कहते हैं कि रिवीजन होता चले, कि आपने पहले डिटेल में जाना, नोट्स पढ़े, उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या डिटेल के नोट्स पढ़े, उसके बाद आपने क्वेश्चन साथ में लगा लिए, तो इससे क्या होता है चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ जाती हैं। इसलिए हो सकता है मैं पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ही क्वेश्चन लाऊं, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक फ्रेंड्स आज यहीं तक, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।